हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी ने दिवाली को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलिए अब पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक की न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया नेशनल यूनिटी डे। अब इस इमेज को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो नेशनल यूनिटी डे को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड ये जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। एंड इंडिया के इंडिपेंडेंस में, आज़ादी में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था। और उसके जब आज़ाद हो गया तो इंडिया को यूनाइट रखने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इनका नाम आयरन मैन ऑफ इंडिया पड़ गया। नेक्स्ट न्यूज़ है 31 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड सिटीज़ डे। वर्ल्ड सिटीज़ डे, इसे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? पहले तो इसे ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा। एंड सेकेंड चीज़ है, जो अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसके सक्सेस के लिए एंड जो अर्बनाइजेशन की वजह से चैलेंजेस अराइज होते हैं उसके अवेयरनेस के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज़ डे को 2013 से मनाया जा रहा है। इसे इनिशिएट किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। एंड इन्होंने ये कहा था कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करेंगे, जो कि जो सिटीज़ होंगी वो इंक्लूसिव हो, सेफ हो, रिजिलियंट हो एंड सस्टेनेबल हो, ठीक है। हमारे फ्यूचर को देखते हुए सिटीज़ को डेवलप किया जाए। एंड वर्ल्ड सिटीज़ डे की जो थीम रही है 2024 की, वो क्या थी? यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ है आयुर्वेद डे। आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड धन्वंतरी थे उन्होंने ऑरिजिन किया था आयुर्वेदा का। एंड जो इनको नॉलेज मिली थी आयुर्वेदा का, वो उन्हें लॉर्ड ब्रह्मा से मिली थी, ठीक है। एंड इसकी थीम क्या रही इस बार की? तो आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस बार की थीम क्या रही? आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। एंड इसे जो है 2016 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आयुर्वेद डे को हर साल धनतेरस के दिन ऑब्जर्व करती है, ठीक है, कि हम जान सकें इसके अवेयरनेस के लिए कि आयुर्वेदिक जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो उसकी जो मेडिसिन्स होते हैं, हर्ब्स, लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस को अगर हम अडॉप्ट करें तो हम बहुत ही अच्छे से अपनी जीवन को, अपने हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे। इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे को 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इसे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इसी दिन फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट ने लैंड किया था जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे अटैक हुआ था कबाली रेडर्स का, जिसे पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर के पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बटालियन ने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को उस डे को याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक एक इनिशिएटिव है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है, और उसके प्रति अवेयरनेस, एजुकेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सभी के मोबाइल में एक मैसेज तो आया ही होगा ना,
दिवाली के टाइम पे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से, ठीक है, करप्शन कॉम्बैट करने के लिए। मेरे में तो आया था, आप लोगों के में भी आया ही होगा, है ना। तो इसे जो है 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया। एंड इसकी जो थीम रही वो रही कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉस्टर अ विजिलेंट सोसाइटी दैट एक्टिवली अपोजेज करप्शन, प्रमोट्स मोरल प्रिंसिपल्स एंड सपोर्ट्स एथिकल गवर्नेंस। वही कि करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए एंड मोरल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए एंड एथिकल गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रवीणा राय टेक्स द चार्ज एज CEO एंड MD ऑफ MCX। सो प्रवीणा राय को अपॉइंट किया गया है CEO एंड MD ऑफ MCX, ठीक है। MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इन्हें 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया गया है। एंड इसके पहले जो है प्रवीणा राय जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI की ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और कि मैंने एक चीज़ बताना भूल गई स्टार्टिंग में कि हम पहले जो है क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, हम लास्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि बाद में हम खुद को एनालाइज कर सके कि हमने कितना याद किया है, कितना हमें याद जो हमने पढ़ा उस ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूगेस अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। डॉक्टर जैकलीन को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का। अभी जो ये है डायरेक्टर थी कहाँ की? ICRI SAT की, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की ये जो है डायरेक्टर जनरल थी। एंड इन्हें अब अपॉइंट कर दिया गया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है राकेश कुमार सिंह टेक्स चार्ज एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी इन साउथ ब्लॉक। सो राकेश कुमार सिंह जी को अपॉइंट कर दिया गया है डिफेंस सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक दिल्ली का। नेक्स्ट न्यूज़ है शेख नाइम कासिम हेजबोलाज न्यू चीफ एमिड टेंशंस। तो ये एक न्यूज़ आई थी जिसमें शेख नाइम कासिम को जो है हेजबोल्ला का न्यू चीफ अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। इसी बीच जब ये हसन नसरल्ला को इजराइल ने मार दिया था, उनके बाद शेख नाइम कासिम को नया चीफ बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारती एयरटेल अनाउंसेज शाश्वत शर्मा एज न्यू CEO। भारती एयरटेल ने अपना नया CEO अनाउंस किया है, किसे? शाश्वत शर्मा को, ओके। और ये जो है ये अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? जनवरी 1, 2026 से। नेक्स्ट न्यूज़ है विपिन कुमार एज्यूम्स रोल एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विपिन कुमार को चेयरमैन बना दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड देखते हैं विपिन कुमार जी के बारे में थोड़ा सा। विपिन कुमार ये 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के। एंड इन्होंने जो है ऑफिशियली इनको चार्ज दे दिया गया है चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि मैंने अभी बताया आपको। एंड इसके पहले जो है ये सर्व करते थे एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दीपक अग्रवाल अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो दीपक अग्रवाल जी को अपॉइंट कर दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड। इसका बहुत अच्छा ट्रिक बन गया है ना, नाफेड, दीपक जो कभी फेड नहीं होता है ना। इससे आप इस न्यूज़ को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। दीपक अग्रवाल
ये 2000 बैच के IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। एंड इन्हें मैंने बता ही दिया कि इन्हें MD अपॉइंट कर दिया गया है नाफेड का। नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमिताभ चौधरी री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक बाय RBI। अमिताभ चौधरी को री अपॉइंट कर दिया गया है MD और CEO कहाँ का? एक्सिस बैंक ऑफ RBI का, सॉरी एक्सिस बैंक बाय RBI, ठीक है। मैं दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ इस न्यूज़ को कि अमिताभ चौधरी को री अपॉइंट कर दिया गया है MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, और किसके द्वारा किया गया? तो RBI के द्वारा, ठीक है। इनका जो टर्म है वो 3 ईयर टर्म होगा और इफेक्टिव कब से होगा? जनवरी 1, 2025 से लेके दिसंबर 31, 2027 तक इफेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रमोटेड बाय पीयूष गोयल ड्यूरिंग रियाद विजिट। पीयूष गोयल जी सऊदी अरब गए थे, ठीक है। उसी दौरान इन्होंने जो वहाँ की इंडियन एम्बेसी है रियाद में, वहाँ इन्होंने इनॉग्रेट किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, ठीक है। उसमें क्या किया इन्होंने? ये एक इनिशिएटिव है कि हम अपने जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसको शोकेस कर सकें, ठीक है, उसको प्रमोट कर सकें। इसी पर्पस से इन्होंने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को इनॉग्रेट किया। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो उससे हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, है ना। उसको एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़ायदे मिलेंगे एंड वो प्रमोट होगा, हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, हमारा कल्चर प्रमोट होगा इससे। चलिए देखते हैं आगे। ODOP के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने 2018 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट रीच दियर फुल पोटेंशियल, फोस्टर इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर। हाँ देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ठीक है, एंड इकोनॉमी को भी फोस्टर होगा ऑफकोर्स। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कल्चर हमारा प्रमोट होगा एंड इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट है एंड इसका और एम होता है कि जो जितनी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें? एक एक्सपोर्ट हब बना सकें। ऑफकोर्स जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है अगर ये हम प्रमोट करेंगे तो लोग इसकी डिमांड करेंगे एंड डिमांड करेंगे तो हमारी कंट्री से इसका एक्सपोर्ट होगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है ये पार्टिकुलर एक जगह से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए उस डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रिब्यूट कोणार्क व्हील रेप्लिकाज अनवील्ड एट अमृत उद्यान। देखते हैं इस न्यूज़ को। 4 sandstones replicas of iconic Konark wheel have been installed at the राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान। जो कोणार्क व्हील है उसके रेप्लिका को इंस्टॉल किया गया है राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान में, ठीक है। क्यों किया गया है? तो इंडिया के जो रिच कल्चरल हेरिटेज हैं, जो विजिटर्स आते हैं उनको शोकेस करने के लिए, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को विजिटर्स को शोकेस करने के लिए इसे वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। एंड जो कोणार्क व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की कला को और इनकी हमारी ऐतिहासिक लेगेसी को, ठीक है। एंड और आगे देखते हैं न्यूज़ को। तो ये वो व्हील है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, देखिए। एंड ये जो है वो कोणार्क टेम्पल है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो जो कोणार्क सन टेम्पल है जहाँ पे ओरिजिनल व्हील लोकेटेड है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। एंड ये जो टेम्पल है ये सन गॉड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक ये मतलब इसका शेप जो थोड़ा सा रथ टाइप का है और 7 हॉर्स
टाइप का बना हुआ है, ठीक है। उसमें जैसे कि होते हैं ना, मतलब रथ है, उसमें 7 घोड़े हैं, जो 7 होते हैं वो 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ऐसा वो इसका स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। उसके डीटी कौन है? सन, कोणार्क सन टेम्पल के तो सूर्य देव है, ठीक है। एंड ये जो इसका लोकेशन तो बता ही दिया मैंने, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो ये जो है किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के कार्यकाल में बना था ये। एंड ये जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और नियरली 1250 CE के अराउंड, ठीक है। एंड और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1984 में, ओके। एंड ये पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज का, ठीक है। और यहाँ पे जो है चंद्रभागा मेला, ये याद रखिएगा कि चंद्रभागा मेला कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? पुरी में होता है, कोणार्क टेम्पल के पास, ठीक है। एंड ये याद रखिएगा। और कब होता है? फरवरी में होता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है उसको हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। सो कोणार्क सन टेम्पल का नाम जो है ब्लैक पगोड़ा भी है, एंड जगन्नाथ टेम्पल का नाम जो है वाइट पगोड़ा भी है, ठीक है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये टेम्पल जो है, मैंने बताया अभी ना कि ये कुछ चैरियट टाइप का, एंड इसमें 7 हॉर्स जैसे बने हुए हैं, ठीक है। और जो इसके व्हील्स हैं, इसमें 24 व्हील्स हैं उसके बेस पे। एंड जो इसकी व्हील है उसका डायमीटर जो है 9 फीट 9 इंचेस का है। 8 वाइडर स्पोक्स हैं एंड 8 थिनर स्पोक्स हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हमने क्या देखा कि 8 वाइडर स्पोक्स है, ये जो है ये क्या है? वाइडर स्पोक्स हैं, है ना। एंड इसमें जो थिनर स्पोक्स हैं वो कौन से हैं? ये जो पतले पतले बीच में बने हुए हैं, ये क्या है? इसके थिनर स्पोक्स हैं। सो इसमें 8 वाइडर स्पोक्स हैं एंड 8 थिनर स्पोक्स हैं, ओके। सो अब आगे देखते हैं इसका जो सिंबल है वो क्या है। 7 हॉर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं डेज ऑफ द वीक। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, उसमें 7 हॉर्स बने हुए हैं। सो ये जो 7 हॉर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक हफ्ते को, ठीक है, डेज ऑफ द वीक। एंड जो 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 12 मंथ ऑफ द ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो उसमें 12 पेयर ऑफ व्हील है। सो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 12 मंथ ऑफ द ईयर। एंड 24 व्हील सिग्निफाइज करते हैं 24 आवर्स ऑफ द डे, ठीक है। अब मैंने बता ही दिया। और इसमें जो 8 मेजर स्पोक्स हैं वो 3 पहर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 पीरियड्स को, 3 आवर पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, तो इसीलिए दिखा रहा है 3 आवर पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं सन डायल फंक्शन। सो द स्पोक्स कैन बी यूज एज अ सन डायल टू एस्टिमेट द टाइम्स ऑफ द डे बेस्ड ऑन द शैडो कास्ट। मतलब जो इसके स्पोक्स हैं उसमें हमने देखा नहीं कि जो ये जो इसमें 12 स्पोक्स हैं उसको हम समय देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सन डायल की तरह भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया रोल्स आउट इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट बाय सितंबर 2026। सो इंडिया जो है एक C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को असेंबल करने जा रहा है। कहाँ से? वडोदरा से, ठीक है। एंड ये मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। एंड ये कौन बना रहा है? एयरबस। ये कोलैबोरेशन बिटवीन एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में। एंड इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत फ्री हेल्थ कवरेज फॉर सीनियर 70s। मतलब जितने भी सीनियर्स हैं 70 प्लस हैं, सो उनकी इनकम चाहे जितनी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम,
उनको जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा, ठीक है। ABPMJ जो हॉस्पिटल में जिन्होंने इस स्कीम को लागू कर रखा है, वहाँ पे वो अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, ठीक है। अप टू 5 लाख का उनको इलाज मिलेगा हर साल। ओके। हाँ, एक चीज़ और, PM मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान वय वंदन कार्ड 29 अक्टूबर को, ठीक है। इसीलिए क्या ताकि जो 70 एंड अबव उसके लोग हैं वो मतलब फ्री इलाज का लुत्फ उठा सकें। नेक्स्ट है, हाँ, सेंटर टू बिगिन सेंसस फ्रॉम 2025। 2025 से इंडिया जो है सेंसस को स्टार्ट करने वाला है एंड इसका जो एम है कि 2026 तक हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो सेंसस है ये 2021 में होने वाला था, पर ड्यू टू कोरोना की वजह से, जो COVID-19 फैला हुआ था उसके वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अब ये होने जा रहा है 2025 में और 2026 तक इसे ख़त्म करने की बात की जा रही है। एंड उसी के बाद जो है 2028 तक बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करने वाली है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉर लोकसभा सीट का डिलिमिटेशन करेंगी और उसको फाइनलाइज करेंगे 2028 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अनवेल्स डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर। हाँ, देखिए जो RPF है, RPF के जो जवान है वो शहीद हो गए देश की सेवा करते करते, तो उनके लिए ये मेमोरियल बनाया जा रहा है, ठीक है। उसको अनवील किया गया एंड इसकी लॉन्च डेट क्या थी, 25 अक्टूबर 2024, लोकेशन न्यू दिल्ली एंड इनिशिएटिव बता ही दिया डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर, ठीक है। और उनका पर्पस क्या था, टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ RPF पर्सनल हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन सर्विस टू द नेशन। जो नेशन को सर्विस देते देते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको ऑनर करने के लिए ये जो मेमोरियल हो उसको अनवेल किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, सोहराय पेंटिंग अ गिफ्ट टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब ये न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं। ये है सोहराय पेंटिंग, ठीक है, जो कि दिया गया व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट। अब क्यों दिया गया, अभी कुछ दिन पहले रसिया के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है। तो उसी समिट में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के जो लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्हें ये गिफ्ट जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट किया था उन लीडर्स को, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सो पुतिन को क्या दिया गया था, सोहराय पेंटिंग दिया गया था एंड और जो है मदर ऑफ पर्ल सी शेल वाज दिया गया था, वर्ली पेंटिंग दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं आगे, ठीक है। ये इन्होंने दिया था ताकि हम जो इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर सकें, ओके। सो सोहराय पेंटिंग किसे दिया गया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दिया गया। अब ये जो है सोहराय पेंटिंग जो है ये कहाँ का है, तो ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है, ठीक है। एंड ये जो है सोहराय हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तब इसको बनाया जाता है एंड ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड ये वहाँ की जो एग्रेरियन लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है एंड सिंबलाइज करता है हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर को, ठीक है। मदर ऑफ पर्ल सी शेल वास ये गिफ्ट किया गया किसे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शेल्स होते हैं, जो समुद्र में शेल्स पाए जाते हैं, उसको मतलब उसमें डिज़ाइन वगैरह, उसमें कलर वगैरह, उसमें फिनिशिंग वगैरह दी जाती है, ऐसे कुछ देख सकते हैं आप। ये एक मिनट, हाँ, कुछ इस टाइप का कलाकारी उसमें की जाती है, ठीक है। तो इसे किसे दिया गया, ईरान के प्रेसिडेंट को ये दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ से बिलोंग करता है। अब ये शेल है तो ये समुद्र किनारे से बिलोंग करता होगा, है ना। तो अब देखते हैं कहाँ से कर रहा है। सो ये जो है मदर ऑफ पर्ल सेल्वास प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को दिया गया एंड ये कोंकण रीजन, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से बिलोंग करती है ये क्राफ्ट जो है। एंड
इसमें क्या होता है, जो समुद्र शेल होते हैं उसमें आर्ट किया जाता है एंड उसको एक लग्जरी एंड एक्सक्लूसिविटी, मतलब उसको एक लग्जरी एंड लुक दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा यूनिक दिख सके। एंड उसमें पहले उसको सेलेक्ट करते हैं किसी सेल को, उसमें शेप देते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको एक अच्छा सा उसमें इफेक्ट देने के लिए उसमें पेंट वगैरह करके उसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करता है ये याद रखिएगा। पहली बात तो ये महाराष्ट्र कोंकण रीजन से बिलोंग करता है, और ये किसे दिया गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को दिया गया है। नेक्स्ट है वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग जो है ये गिफ्ट दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को, ठीक है। ये है वारली पेंटिंग। एंड ये जो वहाँ की जो वारली ट्राइब है, कहाँ पे, दहानू, तालासरी एंड पालघर रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो वारली पेंटिंग है ये भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है। एंड यहाँ वहाँ की जो वारली ट्राइब है वो इस पेंटिंग को बनाती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें ये पेंटिंग की जाती है ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब जो शादी वगैरह होती है, फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, तो सेलिब्रेट करने के लिए ये जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें ये पेंटिंग्स को की जाती है, ठीक है। उसमें जो डेली लाइफ है और नेचर है उसको शोकेस करते हैं वो इस सीन्स के द्वारा। तो ये क्या है, वारली पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र को। किसे दिया गया, ये तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफून कोंगरे अनलीशेस फ्यूरी ऑन ताइवान विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। सो टाइफून कोंगरे उसने कहाँ हिट किया, ताइवान में, याद रखिएगा। बहुत सारे टाइफून्स हरिकेन्स आ रहे हैं इस टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला टू रिसीव 50th AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। सो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को दिया गया 50th AFI अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। इसे दिया गया फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये हैं फ्रांसिस फोर्ड कोपोला जी। आगे देखते हैं। अच्छा, इसे तो हम कवर कर चुके हैं। शेख नायम कासिम को जो है न्यू चीफ ऑफ हिजबुल्ला बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राजील ऑप्ट्स आउट ऑफ चाइनाज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए चाइना का जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो नेशन है, मतलब सॉरी ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, मतलब जो सारी कंट्रीज़ हैं इन्होंने इसमें जो है अभी तक इंडिया था जो कि ब्रिक्स को सॉरी BRI चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सपोर्ट नहीं करता था। और ब्राज़ील भी ब्रिक्स में से ऐसी कंट्री बन गया है जो अब इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं करता है। जो ये इनका BRI है, चाइना का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें क्या करते हैं, जो कंट्रीज होती हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको लोन देते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं। उसके बाद जैसे क्या होता है कि अब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, उनकी जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खुद लीज पे ले लेते हैं, 100 साल के लिए, 90 साल के लिए, ऐसे ही मतलब वो लीज पे ले लेते हैं और कहते हैं कि अब मतलब ये हमने लीज पे लिया है और आप मतलब धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट चुकाइए, ठीक है, तब तक इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है साल्ट टाइफून। अब इस साल्ट टाइफून क्या है, ये कोई चक्रवात नहीं है, कोई साइक्लोन नहीं है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार की हैकिंग है जो कि किया गया चाइना के द्वारा, ठीक है। चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप है, इन्होंने क्या किया, साइबर एस्पियोनाइज ऑपरेशन किया, जो कि कहते हैं कि इन्होंने जो डाटा है, फ़ोन का डाटा है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उसको टारगेट किया था। एंड जो उनके मेट हैं जैसे JD वैंस हैं, वेरियस डेमोक्रेटिक फिगर है, इंक्लूडिंग स्टाफ है, मतलब किसके, प्रेसिडेंट कमला हैरिस के, उनके डाटा को हैक करने की कोशिश की गई। तो इस सॉल्ट टाइफून जो है एग्जाम में पूछ लेगा सॉल्ट टाइफून क्या है, तो उसमें तो ये क्या, एक हैकिंग, साइबर हैकिंग है, ठीक है।
नेक्स्ट है इंडिया चाइना LAC एग्रीमेंट। इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13 है, कहाँ पे, दीपसांग प्लेन एंड चार्डिंग नुल्ला इन डेमचोक, वहाँ पे ये दोनों जो है पेट्रोलिंग कर सकते हैं। इंडियन ट्रूप इंडियन ट्रूप जो है वहाँ पे क्या कर सकता है, पेट्रोलिंग, मतलब वहाँ पे आ जा सकते हैं। ठीक है, ये जो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको जी। तो ये जो है दीपसांग प्लेन है एंड ये जो है डेमचौक, यहाँ पे जो है इंडिया अब वहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, NCGG completes 34 training for Maldivian civil servant boosting इंडो मालदीवियन टाइज। इंडिया और मालदीव ने एक MOU को साइन किया है कि, और ये साइन किसने किया है पहले देख लेते हैं। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, मिस्टर मूसा ज़मीर, इन्होंने एक MOU साइन किया है कि जो इंडिया जो है वो 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट को ट्रेन करेंगे। ठीक है, कब से कब तक, तो ये जो MOU है इनका 2024 से लेके 2029 तक इफेक्टिव रहेगा और तब तक इन्हें मालदीव के 1000 सिविल सर्वेंट को ट्रेन करना है। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा क्लाइम्स टू 5th स्पॉट इन द इंडिया टेस्ट विकेट लिस्ट। रविंद्र जडेजा जो हैं वो 5th नंबर पे आ गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। सो रविंद्र जडेजा अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग द 5th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट विकेट। तो ये 5th बन गए हैं ना, तो पहले 4th देखना जरूरी है। तो पहले 4th कौन है, फर्स्ट है अनिल कुंबले, रविंद्र चंद्र अश्विन, कपिल देव एंड हरभजन सिंह। और 5th बन गए हैं रविंद्र जडेजा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है सुमति धर्मवारदेना नेम्ड न्यू ICC एंटी करप्शन यूनिट चेयर। तो सुमति जी को बना दिया गया है न्यू ICC एंटी करप्शन यूनिट चेयर। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपॉइंट कर दिया श्रीलंकन की लीगल एक्सपर्ट सुमति धर्मवारदेना को न्यू इंडिपेंडेंट चेयर फॉर द एंटी करप्शन यूनिट, और ये इफेक्टिव होंगे 1 नवंबर से, जो कि हो चुके होंगे। ओके, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैटर मैथ्यू वेड रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर हैं बैटर मैथ्यू, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, इन्होंने 36 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं 36 एंड 97 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, 92 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर हैं। ठीक है, देखिए जो रिटायरमेंट्स लेते हैं ना, जो थोड़ा फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं उनके जो है आप ये याद रखा कीजिए कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये दोनों चीज़ ज़रूर याद रखा कीजिए। नेक्स्ट है वाघ बकरी टी ग्रुप ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस जनरेशनल लेगेसी अवार्ड। तो वाघ बकरी टी ग्रुप है, इसे जनरेशनल लेगेसी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम हुरून इंडिया। हुरून इंडिया ने द वाघ बकरी टी ग्रुप को सम्मानित किया है जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्री श्री रविशंकर ऑनर्ड विद फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। श्री श्री रविशंकर जी को फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रिपब्लिक ऑफ फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ठीक है, किसे दिया, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। किस लिए दिया, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था पीस को, यूनिटी को, इसी वजह से। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग विंस बेस्ट स्पोर्ट लीग एट CII अवार्ड।
बेस्ट प्रो कबड्डी लीग ने जीत लिया है बेस्ट स्पोर्ट लीग, ठीक है, का अवार्ड। सो द प्रो कबड्डी लीग प्राउडली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर अवार्ड। सो प्रो कबड्डी को मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर अवार्ड एट द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2024। नेक्स्ट है चिरंजीवी ऑनर्ड विद ANR अवार्ड बाय अमिताभ बच्चन। चिरंजीवी को ऑनर किया गया है ANR अवार्ड से, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा दिया गया है। एंड ये एक तेलुगु फिल्म स्टार हैं एंड ठीक है, और इन्हें ANR नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया। और ये जो इवेंट है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन है वो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और उनको मिलता है जिन्होंने अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सिनेमा को। ओके तो जो ANR नेशनल अवार्ड है ये सेलिब्रेट करता है लिगेसी ऑफ लेट अक्किनेनी नागेश्वरा राव को, ठीक है, तो ये अक्किनेनी नागेश्वरा राव को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एंड ये एक एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे तेलुगु सिनेमा के, ठीक है। नेक्स्ट है रोद्री क्लिंचेस मेंस बैलॉन डी और 2024 एंड बोन माती विंस इट फॉर स्पेन। सो बैलॉन डी और एनुअल अवार्ड होता है जो वो फ्रांस फुटबॉल, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, बस एक मिनट, चलिए। बैलॉन डी और इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय फ्रांस फुटबॉल। सो ये फ्रांस फुटबॉल देती है ये अवार्ड टू द बेस्ट मेल एंड फीमेल फुटबॉलर्स ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है बैलॉन डी और ये अवार्ड जो है फ्रांस फुटबॉल देती है किसे, बेस्ट मेल एंड फीमेल फुटबॉलर को, ठीक है। तो किसे दिया गया, मेल फुटबॉलर किसे दिया गया, रॉड्री क्लिंचेस को दिया गया, एंड फीमेल में किसे दिया गया, बोन माती को, ठीक है। नेक्स्ट है शक्तिकांता दास अर्न्स A+ इन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024। अब क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास रिसीव्ड एन A+ ग्रेड इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड है आया है, उसमें शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है RBI को, उन्हें A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो ये अवार्ड है वो कौन देता है, तो ग्लोबल फाइनेंस इन वाशिंगटन DC, मतलब ये जो है ग्लोबल फाइनेंस देता है, और कहाँ, वाशिंगटन DC में देता है। एंड ये जो है ग्रेड है ये A+ से लेके F तक दिया जाता है, ठीक है। भुवनेश्वर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइंस एट UMI 2024। 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन 2024 कंक्लूड किया गया, कहाँ पे, तो महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। एंड इसे किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया, ठीक है। तो ये इसमें जो है भुवनेश्वर को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे सबसे अच्छा बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिभाव तालुकदार विंस IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड। बिभाव तालुकदार को IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये जो बिभाव कुमार तालुकदार हैं ये असम बेस्ड कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्हें हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, किस लिए और किसके द्वारा किया गया है, तो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के अंदर आता है SSC, उसी ने हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप दिया है किसे, बिभाव कुमार तालुकदार को, ठीक है, और आबू धाबी में दिया गया। एंड
ये क्या करते हैं, ये कंजर्वेशन करते हैं स्पीसीज़ का, और मेनली इन्होंने किया है एशियन राइनोस का, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। चलिए आगे देखते हैं। SBI नेम्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। सो SBI को जो है बेस्ट बैंक से के नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, और किसने किया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने, ठीक है। और ये जो है ये जो अवार्ड SBI के चेयरमैन CS सेट्टी ने एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो इनके चेयरमैन कौन है, CS सेट्टी हैं SBI को, और SBI को बेस्ट बैंक इन इंडिया से सम्मानित किया गया है। FSIB रिकमेंड्स अशोक चक्र एज नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ PNB। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रिकमेंड किया है अशोक चंद्र को नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ PNB। सो FSIB ने रिकमेंड किया है अशोक चंद्र को पंजाब नेशनल बैंक का नेक्स्ट MD एंड CEO। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी डिपार्ट्स फॉर द 15th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार विद US आर्मी। इंडियन आर्मी जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है वज्र प्रहार, किसके साथ, US आर्मी के साथ, ठीक है। तो इंडिया और US के बीच में होती है एक एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ओके। एंड ये 15th एडिशन है, एंड इंडिया US ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज की, एंड ये जो है November 2 से लेके 22 नवंबर तक होगी। और कहाँ होगी, तो ऑर्काड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ, इदाहो USA में। और जो इसके पहले हुई थी 2023 में हुई थी, वो उमरोई मेघालय में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। विवेक देबरॉय चेयरमैन ऑफ PM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डाइज एट 69। विवेक देबरॉय ये चेयरमैन हैं PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिनकी निधन हो गया 69 की उम्र में, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, रिवीजन क्वेश्चंस। हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चंस डाला है पहला, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इन विच स्टेट इज द बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड। ये मैंने न्यूज़ में कवर नहीं किया है, इसको मैं कर दूंगी, पर मैंने यहाँ क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा देख लेते हैं इसका आंसर। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक किसे चुना गया है, तो अशोक चंद्र को चुना गया है। नेक्स्ट है, मैथ्यू वेड हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट ही इज़ द प्लेयर ऑफ विच कंट्री। मैंने कहा था ना कि मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये ज़रूर याद रखा कीजिए। तो मैथ्यू वेड जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल, 29 अक्टूबर को करते हैं। नेक्स्ट है, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन द वुमेन्स बैलोन डी और अवार्ड इन 2024। किसे मिला है, बोनमाती एटाना बोनमाती को मिला है। अब मेल फुटबॉलर किसे मिला, कौन है मेल फुटबॉलर जिनको ये अवार्ड मिला है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली किस बैंक को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है। आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर से करें, ठीक है। थैंक यू।